औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे बच्चों, फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 9 में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक क्या है? जैसा कि टॉपिक वाले कॉलम में लिखा हुआ है, टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम। तो बेटा टॉर्क आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आपके सामने बुक्स खुली होनी चाहिए। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पेज नंबर मेरी बुक के मुताबिक 36 टॉर्क की हेडिंग है। टॉर्क के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। टॉर्क की मैथमेटिकल फॉर्म, इसका सिंबल ये है टाउ। टाउ इज इक्वल टू LF। The product of moment arm and force is called torque. This is another definition. First one is actual definition of torque is turning effect of a force is measured by a quantity known as torque. ठीक है बेटा, जब हम मोटरसाइकिल का हैंडल घुमाते हैं, लेट्स से ये मोटरसाइकिल है, इसका हम हैंडल घुमाते हैं, हैंडल घुमा रहे हैं, या दरवाज़ा है, इसको पकड़ के आप बंद करते हैं, तो उसमें घुमाने का असर, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस आप कर रहे हैं, दैट इज़ टॉर्क। जिस पॉइंट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं उसको हम पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। और वो कब्ज़ा, वो जिसके गिर्द ये सारा दरवाज़ा घूम रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तमाम कब्ज़ों को मिला के एक सीधी लाइन खींचें, वो एक लाइन बनेगी जिसके गिर्द ये सारी बॉडी घूम रही है, उसे हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जिस पॉइंट के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और जिस लाइन के अलॉन्ग मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मसलन मैं उधर फोर्स लगा रहा हूँ तो मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है। मैं अगर इधर फोर्स लगा रहा हूँ तो मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है। तो जिस लाइन के अलॉन्ग मैं फोर्स लगा रहा हूँ, दैट इज़ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। समझ आ गई है जी? एक्सिस ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तीन चीज़ों की समझ आ गई। तो बेटा मैं अब एक्सिस ऑफ रोटेशन मूवमेंट आर्म की डेफिनेशन आपको बताने लगा हूँ, सुनिएगा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिस लाइन के अलॉन्ग में फोर्स लगा रहा हूँ, एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो फासला होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, दैट इज़ कॉल्ड मूवमेंट आर्म। द प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म एंड फोर्स इज नोन एज टॉर्क। अनदर डेफिनेशन इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज मेजर्ड बाय अ क्वांटिटी नोन एज टॉर्क। इन चीज़ों की समझ आ गई है? दोबारा देखें, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस लाइन के अलॉन्ग कोई चीज़ बॉडी रोटेट करती है, दैट इज़ एक्सिस ऑफ रोटेशन। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिस लाइन के अलॉन्ग फोर्स एक्ट करती है, दैट इज़ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पर फोर्स, जिस जगह पे फोर्स एक्ट करती है, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। आगे मोमेंट आर्म क्या है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज टॉर्क। बेटा अब हम अपनी डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह की एक डायग्राम आपको दिखाई गई है। ये बॉडी O पॉइंट के गिर्द फर्ज करें घूमती है। कहाँ पे फोर्स लगाने से? यहाँ पे फोर्स लगाने से। अगर ये बॉडी यहाँ पे फोर्स लगाएं, इस P पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाएं और ये बॉडी O पॉइंट के गिर्द घूमे, तो उसकी वजह से हम टॉर्क कैलकुलेट करने लगे हैं। लेट्स से फोर्स इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस लाइन, और आपको पता है फिर इसका वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होगा? इस थीटा के सामने जो लाइन है, दैट इज़ वर्टिकल कंपोनेंट। और ये वर्टिकल कंपोनेंट 90 का एंगल जिस लाइन के साथ बना रहा है, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और आपको मैंने डिटेल में बताया था, फार्मूलाज मैंने आपको कहा था, याद कर लीजिएगा।
एक्स कंपोनेंट का फार्मूला क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट का फार्मूला क्या है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। इस वजह से मैंने ये सामने इसका वाई कंपोनेंट है, मैंने एफ साइन थीटा लिखा हुआ है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैंने इसको एफ कॉस थीटा लिखा हुआ है। अब बेटा देखें ये दरवाज़ा है ना, फ़र्ज़ करें ये देखें ये कोई एक पिवट पॉइंट है जिसके गिर्द बॉडी घूम रही है और मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ तो अब इसमें रोटेशन पैदा हो रही है, मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ तो रोटेशन पैदा हो रही है। लेकिन अगर मैं फोर्स इधर लगाऊँ, मैं ज़ोर लगा रहा हूँ, रोटेशन पैदा नहीं हो रही है। क्यों कि ये जो मेरा फोर्स का कंपोनेंट है, ये जो मेरी फोर्स है उस पिवट में से गुजर रही है। तो ऐसी सूरत में बेटा जब फोर्स का कंपोनेंट या फोर्स पिवट में से गुजरे या उस पॉइंट में से गुजरे जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी ने रोटेट करना होता है, तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये देखें इस फोर्स के दो हिस्से हैं, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। ये जो एफ कॉस थीटा है ये कंपोनेंट उस पिवट में से गुजर रहा है, उस पॉइंट में से गुजर रहा है जिसके गिर्द इस बॉडी ने रोटेट करना है। लिहाजा हम कहेंगे कि एफ कॉस थीटा इस कंपोनेंट की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो टॉर्क किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, एफ साइन थीटा की वजह से प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है। तो हम कहते हैं टॉर्क की मैथमेटिकल फॉर्म हमने कहा है मोमेंट आर्म, ये वाला मोमेंट आर्म आर है और किसकी वजह से इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होना है, वो कौन सा कंपोनेंट है, एफ साइन थीटा। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की समझ आ गई है। मैट्रिक में आपने मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी थी कि एल एफ, इसमें एल जो मोमेंट आर्म यहाँ पे है वो जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी ने रोटेट करना है और जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रही है उनके दरमियान जो फासला है इसे मोमेंट आर्म कहते हैं, वो हमारा आर है। फोर्स के दो कंपोनेंट थे, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। इसकी वजह से बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही है, रोटेशन इसकी वजह से हो रही है, लिहाजा हमने एफ साइन थीटा लगा लिया और आर इंटू एफ साइन थीटा। और आप जानते हैं कि साइन थीटा को ख़त्म करें, आपने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये आपने पढ़ा था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। यानी कि क्रॉस को ख़त्म करके साइन थीटा लगा सकते हैं, साइन थीटा को ख़त्म करके क्रॉस लगा सकते हैं। लिहाजा हम इसको यूँ लिखेंगे आर क्रॉस एफ, साइन को ख़त्म किया आर क्रॉस एफ। ठीक है जी। तो चूँकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है लिहाजा हमें साथ एक एन हैट यूनिट वेक्टर भी लगाना पड़ेगा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा जी, इसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। जैसा कि आप जानते हैं डिस्टेंस है आर, ये एक डिस्टेंस है, मोमेंट आर्म एक डिस्टेंस है, लिहाजा डिस्टेंस का यूनिट मीटर, फोर्स का यूनिट न्यूटन, लिहाजा इसको हम यूँ लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। द यूनिट ऑफ टॉर्क इज़ न्यूटन मीटर, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। दो तरह के टॉर्क बेटा होते हैं, एक टॉर्क होता है क्लॉकवाइज टॉर्क, जैसे ये मैंने ढक्कन इसका खोलना है तो मैं ऐसे पीछे की तरफ घुमाऊंगा खोलने के लिए, तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो इसकी डायरेक्शन की तरह इस तरफ राइट हैंड रूल के मदद से हम टॉर्क की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। इधर को मैं घुमा रहा हूँ तो उंगलियों का कर्ल उधर रखूँगा, तो ये इरेक्टेड थंब जो है ये बता रहा है कि टॉर्क की डायरेक्शन किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ। तो ये कौन सा टॉर्क है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज़ ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज टॉर्क, इसको बंद करने के लिए, ढक्कन को बंद करने के लिए जो हम टॉर्क इसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज़ क्लॉकवाइज टॉर्क, एंड क्लॉकवाइज टॉर्क इज़ ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन यूँ की जा सकती है कि इफ़ नो नेट फोर्स is acting on a body then body is said to be in equilibrium। जब को बॉडी पर कोई टोटल फोर्स ना लग रही हो तो हम कहते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में है। बैलेंस, इसकी बैलेंस की थोड़ी थोड़ी सेंस है इक्विलिब्रियम की, आप 9th में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। इक्विलिब्रियम की दो शराइत हैं जी। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स ना लग रही हो, फोर्स का सम ज़ीरो हो, फोर्स लग रही हो लेकिन अगर जितनी क्लॉकवाइज है उतनी एंटी क्लॉकवाइज है, जितनी राइट साइड से लग रही है उतनी ही नेगेटिव से लेफ़्ट साइड से लग रही है, दोनों को जमा करें तो जवाब ज़ीरो आ जाए। ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में। लेट्स से कि मैं इस ज़मीन पे खड़ा हूँ, मेरा वेट एक फ़ोर्स है जो ज़मीन के ऊपर लगा रहा है,
और ज़मीन भी उसके रिएक्शन के तौर पे उतनी ही फोर्स मुझ पर लगा रही है, लेकिन वो अपवर्ड है। अब मैं ज़मीन पे फोर्स लगा रहा हूँ, ज़मीन मुझ पे फोर्स लगा रही है, और दोनों एक्शन और रिएक्शन इक्वल हैं, और इक्वल होने की वजह से नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है। लिहाजा आई कैन से दैट आई एम इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, आई एम इन इक्विलिब्रियम फॉर्म, इक्विलिब्रियम की फॉर्म में हूँ मैं, ठीक है। और फ़र्ज़ करें ऐसी सिचुएशन में जब मोटरसाइकिल का हैंडल है वो, अगर हम मिसाल लें, ऐसी सिचुएशन में मैं राइट साइड पे फोर्स लगाऊं 10 न्यूटन फ़र्ज़ करें, और लेफ़्ट साइड पे उधर की तरफ मैं 10 न्यूटन फोर्स लगाऊं, दोनों फोर्सेस का सम कितना हो गया? 0। लेकिन उसके बावजूद बॉडी में रोटेशन आ रही है। फिर साइंटिस्ट ने महसूस किया कि बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर सेटिस्फाई हो तो ज़रूरी नहीं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाए, वो बॉडी इक्विलिब्रियम में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो बॉडी इक्विलिब्रियम में हो भी सकती है। जैसे मैंने अपनी मिसाल दी, ज़मीन पे खड़ा हूँ, ऐसी कंडीशन में बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई है फर्स्ट कंडीशन के सेटिस्फाई होने से। लेकिन अभी जो मैंने मोटरसाइकिल के हैंडल वाली मिसाल दी है, इसमें ऑल दो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज़ बीइंग सेटिस्फाइड, लेकिन उसके बावजूद भी इक्विलिब्रियम में ये बॉडी नहीं है, हैंडल मोटरसाइकिल का इक्विलिब्रियम में नहीं है। फिर साइंटिस्ट ने महसूस किया देयर शुड बी अनदर फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम, इसलिए दूसरी इक्विलिब्रियम की फॉर्म को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। और वो क्या है कि दूसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगी जब बॉडी पर लगने वाले तमाम टॉर्क का सम 0 हो। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की मैथमेटिक सिग्मा सम को रिप्रेजेंट करता है, F इज़ इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन सिग्मा टॉ इज़ इक्वल टू 0। किसी बॉडी पर लगने वाले तमाम टॉर्क का सम भी 0 हो, फोर्सेस का सम भी 0 हो, देन बॉडी डेफिनेटली कम इनटू इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर किसी बॉडी पर बाज़ सिचुएशंस ऐसी हैं कि पहली कंडीशन ही जस्ट सेटिस्फाई होती है, फुलफिल होती है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है। लेकिन अक्सर कंडीशंस ऐसी हैं कि फ़र्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के सेटिस्फाई होने से बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं आती। उसके लिए फिर इसकी और कंडीशन की ज़रूरत होती है, उसके मुताबिक किसी बॉडी पर लगने वाले तमाम टॉर्क का सम भी 0 होना चाहिए। ये बेटा 2 इसकी कंडीशंस हैं, शराइत हैं इक्विलिब्रियम की। आपकी बुक में नहीं है इक्विलिब्रियम की 3 फॉर्म भी हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। 9th क्लास में आपने पढ़ा है। जो स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, ये तीनों स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है। और ये जो 2 मैंने आज बताई हैं, दैट दीज आर फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेक्चर नंबर 10 में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।